डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, राइट्स मतलब होता है बेटे अधिकार। राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकार। जो पार्टनर है, अगर आप और हम कोई बिजनेस मिलके कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो आपके और मेरे पास क्या क्या राइट्स होंगे। ठीक है, आपके पास और मेरे पास क्या क्या राइट्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। सभी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि आप प्रॉफिट और लॉस को क्या किसी एक एग्रीड रेशियो में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आप और मैं पार्टनर हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको हमें किसी ना किसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन को ए मेंशन कर दूं, सेकंड पर्सन को बी, तो ए ऐसा नहीं बोल सकता है कि सारे का सारा प्रॉफिट मेरा है, या बी ऐसा नहीं बोल सकता है कि सारे का सारा प्रॉफिट मेरा है। ये दोनों के पास राइट है कि उस प्रॉफिट या लॉस को आपस में क्या करें, वो शेयर करें। क्लियर हो गई बात फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। चाहे वो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो बिजनेस में या नहीं, लेकिन वो कभी भी चाहे किसी भी मीटिंग में बिजनेस में जाके क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। उसके पास ये अधिकार है। आप किसी भी पार्टनर को मना नहीं कर सकते हो कि इस मीटिंग में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। सबके पास राइट है। बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी हो रही होगी वो वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, every partner has the right to be consulted in the matters related to the partnership business। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात होगी, मान लीजिए हमारी एक ब्रांच है, एक ब्रांच और खोल रहे हैं, तो हमें सभी पार्टनर से पूछना क्या होगा, कंपलसरी होगा। आप बिना बताए दूसरे पार्टनर को कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दूसरे पार्टनरों का क्या है, राइट है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट। अभी तो मैंने दो पार्टनर बनाए, दो पार्टनर और बना देता हूं, सी और डी। मान लीजिए इतने पार्टनर हैं। अब सभी पार्टनर के पास ये राइट है कि वो कभी भी जाके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेजर अकाउंट बन रहा होगा, तो कभी भी जाके वो क्या कर सकते हैं, चेक। जनरल एंट्री बन रही होगी, वो कभी भी जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। कोई मना नहीं करेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर के पास क्या है, राइट्स है। फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कह रहा है, सभी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को आने से रोक सकते हैं। इस पॉइंट में मैं थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है, एक बिजनेस है, उसको दो लोग चला रहे हैं, एक ए और एक बी। एक नया पर्सन है सी, वो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहा है। वो इस बिजनेस को क्या करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है। ए तो एग्री है, ए क्या है, एग्री है, लेकिन बी मना कर रहा है। लेकिन कौन मना कर रहा है, बी। तो ये जो सी है ना, ये बिजनेस में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। किसी एक पार्टनर ने भी अगर मना कर दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराना है, तो फिर वो कभी भी एडमिट नहीं होगा। एडमिशन मतलब क्या होता है कि ये अभी तक कितने पार्टनर थे बिजनेस में, दो। सी भी बिजनेस में आ जाएगा तो कितने पार्टनर हो जाएंगे, तीन। तो हर पार्टनर के पास ये राइट होता है, अगर वो चाहे किसी को नहीं लाना चाहता है बिजनेस में, तो वो बिजनेस में नहीं आ सकता है। क्लियर हो गई बात। अब कुछ क्वेश्चंस यहां से हमारे लिए बनते हैं। ठीक है, किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कौन सी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कितने पार्टनर हैं कहेगा, 50 पार्टनर हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कितने पार्टनर हैं, 50। और एक पर्सन है मिस्टर जेड, एक पर्सन है मिस्टर जेड।
वो इस पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और 50 के 50 पार्टनर एग्री कर रहे हैं, 50 के 50 पार्टनर क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि ठीक है जेट को बिजनेस में एडमिट कर लीजिए, जेट को बिजनेस में क्या कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए। तो बताइए क्या जेट बिजनेस में एडमिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। गोस्वामी जी कह रही है हो पाएगा, ललित भैया हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम नंबर लिमिट कितनी है, 50। अगर हम इसको बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो ये लिमिट 50 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 51, और हमें कंपनीज मिसलेनियस रूल एक्ट 2014 इसकी परमिशन नहीं देता है। आई बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आएगा, ठीक है, एक और डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अब मैंने बोला कितने पार्टनर हैं, 49 पार्टनर हैं, कितने एग्री कर रहे हैं, 48, और एक पार्टनर है डिसएग्री कर रहा है, एक पार्टनर क्या कर रहा है, डिसएग्री है। तो बताओ क्या ये जो जेड है ये पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ये मत सोचना कि सर मेजोरिटी तो 48, ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं कि इसको एडमिट कर लो, लेकिन एक ने भी मना कर दिया, अगर एक ने भी मना कर दिया फिर वो बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पार्टनर के पास क्या है, राइट है, अधिकार है कि वो डिसअलाउ कर सकता है। तो आगे बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मान लीजिए, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए साइड कर रहा हूं, आपने तो बता दिया, अब 49 के 49 एग्री कर रहे हैं, 49 के 49 क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो क्या अब ये पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है, हो सकता है। ऐड होगा भी तो 49 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 50, हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया है पहले, एक सेट में आया था 50 पार्टनर हैं, 50 के 50 एग्री कर रहे हैं, क्या न्यू पार्टनर एडमिट हो पाएगा, तो वहां पे मेंशन करना था नो, क्योंकि लिमिट क्या हो जा रही थी, एक्सटेंड। एक में था 49, एक को एडमिट करना हो पाएगा, हाँ हो पाएगा। एक में था 49 है, 48 एग्री कर रहे हैं और एक डिसएग्री कर रहा है, तो उस केस में भी नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में यहां तक, चलो आगे समझते हैं। अगला पॉइंट, इस पॉइंट में कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए आगे समझते हैं। सिक्स्थ, एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होगी, आप सोचिए जरा, कोई भी हमने बिल्डिंग बनाई, आप और हम पार्टनर थे, हमने मिलके कोई भी शॉप बनाई, खरीदी, उसमें बिल्डिंग बनाई, कुछ भी बनाया, उसमें फर्नीचर ऐड किया, कंप्यूटर सिस्टम ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, और इस बिजनेस को कितने लोग, बिजनेस में कितने पार्टनर थे, 3, इस बिजनेस में कितने पार्टनर थे, 3। तो ये जो हम 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, तीनों के तीनों उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर होंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही होगी। क्लियर होगी बात, तीनों की मिलके प्रॉपर्टी है तो वो तीनों की ही कहलाई जाएगी। ये होता है नेक्स्ट राइट। अब आगे चलते हैं, कुछ राइट्स और बचे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट क्या कह रहे हैं, if a partner given loan to the firm, he has to receive interest at agreed rate. If the rate of interest is not agreed, it is paid at the rate 6% per annum. क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या बताने की कोशिश हो रहा है। एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में 2-3 लोग पार्टनर हैं, ठीक है, मैं समझाने के लिए 3 लोग पार्टनर बना दे रहा हूं। इन पार्टनर का नेम है एक्स, वाई एंड जेड, 3 पार्टनर है। अब जो पार्टनरशिप हमारी फर्म है, इसको पैसों की जरूरत पड़ी, किस चीज की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी। तो पैसों के लिए ये इनको पास ऑप्शन है कि वो कहाँ जा सकते हैं, बैंक के पास। लेकिन ना बैंक में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होता है, कागजी कार्रवाई होती है, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसमें से एक्स ने कह दिया, ठीक है, एक्स ने बोला कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं
क्या करता हूँ, फर्म को क्या दे देता हूँ, लोन दे देता हूँ। मैं फर्म को क्या दे देता हूँ, लोन। अब आप एक बार खुद से सोचिए, अगर हम बैंक से लोन लेते तो उसके बदले मुझे बैंक को क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट। सेम प्रोसेस यहां भी होता है। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में किसी को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो वो एलिजिबल होता है, उसके पास राइट होता है कि वो उसके बदले क्या ले सके, इंटरेस्ट ले सके। उसके बदले क्या ले सकता है, वो इंटरेस्ट ले सकता है। वो पार्टनर के पास राइट है, अधिकार है। अब एक्स ने जब फर्म को लोन दिया, उसके बदले उसको क्या मिलना चाहिए, ये तो हमने समझ लिया, इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन है कितना परसेंट। अगर एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड इन तीनों ने डिसाइड कर रखा है कि एक्स आप पैसे दे रहे हो तो हम आपको 10% रेट में देंगे, 10% इंटरेस्ट दे देंगे, तब तो हम कितना मानेंगे, 10%। लेकिन अगर कुछ भी रेट डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ भी रेट डिसाइड नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट हम एक्स को कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 6%। डिसाइड हुआ होगा तब तो वो चलेगा, अगर कुछ भी डिसाइड नहीं है उस केस में हम कितना परसेंट देंगे, 6%। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वापस से पॉइंट को पढ़ते हैं। इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू दी फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। उसके उसके पास ये राइट है, उसके पास ये राइट है कि वो उसके बदले क्या ले सकता है, इंटरेस्ट एग्रीड रेट में। एग्रीड रेट मतलब होता है जैसे मान लीजिए 10%, तीनों के बीच में डिसाइड हो गया कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 10%। जरूरी नहीं 10% है, ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में डिसाइड हुआ हो कितना परसेंट, 5। कम भी हो सकता है, वो तीनों में जो डिसाइड हो गया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट कितना दिया जाता है फिर, 6%। 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है तब कितना परसेंट हम पे करेंगे, कितना परसेंट करेंगे, 6%। अगर एग्रीड होगा तो उस रेट में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। If a partner incurs expenses or make payment on behalf of the firm, he has to right to be indemnified by the firm। इसका क्या मतलब है, इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यही हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, यही हमारी पार्टनरशिप फर्म है और यही हमारे पार्टनर हैं। अब एक्स ने क्या किया, अपनी पॉकेट से, एक्स ने अपनी पॉकेट से कुछ एक्सपेंसेस कर दिए, कुछ क्या कर दिए, फर्म के लिए एक्सपेंसेस कर दिए। मान लीजिए ये कहीं गए थे, वहां से बिजनेस के लिए फर्नीचर ले आए, सोफा ले आए, कुछ भी ले आए, टेबल ले आए, चेयर ले आए, तो वो जो पैसे उसने अपनी पॉकेट से खर्च किए, बाद में वो कहाँ से वापस ले सकते हैं, फर्म से। बाद में वो कहाँ से वापस ले सकते हैं, फर्म से। वो उनके पास क्या है, राइट है। ऐसा थोड़ा ना कि कोई अपनी पॉकेट से खर्चा करेगा, उसे वापस से जो भी एक्सपेंसेस हो रखे होंगे वो कहाँ से ले लेगा, फर्म से वापस ले लेगा। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। जैसे आपने ये सुना होगा कि जैसे 60 इयर्स हो जाती है तो हमारे फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में तो या फिर किसी भी जॉब में, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अगर इन तीन पार्टनर में एक्स वाई जेड, इन तीन पार्टनर में इस पार्टनरशिप फर्म से कोई रिटायर होना चाह रहा है तो वो रिटायर हो सकता है। बस उसको एक प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि सर मैम, बाकी पार्टनर्स को बाकी पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, नोटिस कि मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूँ, अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मैं बिजनेस छोड़ना चाह रहा हूँ। अगर एक प्रॉपर नोटिस दे देगा तो वो अपने बिजनेस से क्या भी हो सकता है, रिटायर। अब मान लो जेड रिटायर होना चाह रहे हैं तो एक्स और वाई उसको रोक नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जेड के पास क्या है, राइट है, वो उसके पास अधिकार है कि वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म से क्या ले सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। आगे बात समझ में। तो यहां तक हमने पढ़े 9 राइट्स। एक बार सबको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। किसी में आपको दिक्कत होगी, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। राइट्स ऑफ ए पार्टनर कह रहा है सबसे पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड
ये सभी पार्टनरों के पास अधिकार है कि वो क्या शेयर करेंगे, लॉसेस। कैसे, एग्रीड रेशियो, कोई भी मना नहीं कर सकता उस बात से। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कोई भी काम हो रहा हो, कोई मीटिंग चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, सभी पार्टनर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किसी दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकते। थर्ड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ भी काम हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी मैटर्स हो रहे हो आप, लेकिन उसके लिए रिगार्डिंग आपसे कंसल्ट करना जरूरी है। मान लो किसी पार्टी के साथ लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो बताना जरूरी है। आपने सोचा एक फैक्ट्री पहले से है, एक फैक्ट्री और खोल दें, आपको सभी पार्टनर्स को बताना क्या होगा, कंपलसरी होगा। सबसे कंसल्ट करना क्या है, जरूरी है, ये सभी पार्टनर्स का राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप जब चाहे तब कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये पार्टनर्स के पास क्या होता है, राइट होता है। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सभी पार्टनर के पास ये राइट है कि वो सबको डिसअलाउ कर सकते हैं कि वो बिजनेस में एडमिट ना हो। आपके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए तो आपको क्लियरिटी आई होगी। एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सभी पार्टनर जो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी, याद रखना पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, मान लो ये कोचिंग है, ये अभी मेरी है, आप और हम पार्टनर बनते तो आप इस कोचिंग के ओनर नहीं होगे, जो आप और हमने मिलके परचेज करी होगी, जो आपने और मैंने क्या करी होगी, मिलके परचेज करी होगी, पार्टनरशिप फर्म के नेम से परचेज करी होगी, उसके हम ज्वाइंट ओनर होंगे, उसके हम क्या होंगे, ज्वाइंट ओनर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके बदले वो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट। किस रेट में, एग्रीड रेट में। और अगर वो रेट मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होगा, 6%। 8 पॉइंट कह रहा है, इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में कुछ भी एक्सपेंसेस कर रहा है या कुछ भी क्या कर रहा है, पेमेंट, तो उसको क्या होगा, इंडेमनीफाइड करना पड़ेगा फर्म को बताना पड़ेगा, और फर्म उसको अपनी तरफ से फिर क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। सभी लोग पार्टनर्स रिटायर हो सकते हैं, उनके पास ये राइट है, अधिकार है, लेकिन बस उन्हें एक प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो राइट समझ में आ गए पार्टनर्स के। अब उसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग टॉपिक क्या आ जाता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। जो हमने पढ़ा था, आपने और हमने फीचर्स में एक पॉइंट पढ़ा था, किस नाम से, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने टाइप का होता था, दो, एक होता था रिटन और एक होता था ओरल। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा बेटर होता है, अच्छा कौन सा माना जाता है, रिटन। क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑलरेडी क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो जब भी आप बिजनेस करोगे तो एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है रिटन, एक होता है ओरल। जब भी हम कौन सा एग्रीमेंट करते हैं, रिटन एग्रीमेंट। ओरल की बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, रिटन। तो जब भी रिटन एग्रीमेंट होगा उसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे, पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इसमें क्या होगा, कॉपी होगी, ठीक है, पेपर्स होंगे, उसमें सब कुछ मेंशन होगा, इसमें सब कुछ रिटर्न में होगा। हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा, हमारे बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, ठीक है, पार्टनरों का नेम क्या है, पार्टनर के घर का एड्रेस क्या है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा, अगर कंपनी को बंद करना पड़ा तो क्या कंडीशन होगी, सारी चीजें इसमें क्या होंगी, मेंशन होंगी, रिटर्न होंगी। तो वो जो सारी बातें इसमें रिटर्न है, इस वाले पेज में या इस वाले डॉक्यूमेंट में रिटर्न है। अब आप ये मत समझना एक ही पेज होता है, एग्रीमेंट बनते बनते ना 20 पेज 50 पेज तक की कॉपी बन जाती है, क्योंकि सारी एक एक चीजें क्या करनी होती हैं, मेंशन करनी होती हैं। कल कुछ भी प्रॉब्लम कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तब क्या कंडीशन होंगी, कोई बिजनेस छोड़ के जाएगा तो कंडीशन क्या होंगी, किसी की डेथ हो गई
तब क्या करेंगे, क्योंकि कुछ भी कंडीशंस बन सकती हैं, तो सारी चीजें A to Z इसमें क्या होंगी, मेंशन। तो ये जो कॉपी होती है इसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। इसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। कह रहा है सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, आउटकम है एग्रीमेंट का। इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन ऑल दी पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स में कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है। सच टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी इधर ओरल और रिटर्न। जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो भी होता है वो या तो ओरल होगा या क्या होगा, रिटर्न। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, कानून ने ये कंपल्सरी नहीं किया है कि कौन सा एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। However, in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always best course to have a written agreement. कह रहा है लेकिन आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए क्या फायदेमंद रहता है, कौन सा वाला, रिटर्न एग्रीमेंट, जिसको सभी लोगों ने क्या किया होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए और रजिस्टर्ड करा होना चाहिए अंडर दी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है, कल भी मैंने आपसे बोला था, आप कभी भी अपने आप को बिजनेस का ओनर समझ के अकाउंटिंग मत करना, अपने आप को क्या समझना, अकाउंटेंट। अपने आप को क्या समझिएगा, अकाउंटेंट। अब आप और मैं अकाउंटेंट हैं और हमने अकाउंटिंग करनी है, तो खुद से जरा सोचो, बिजनेस का क्या नेम है, पार्टनर्स का क्या नेम है, ठीक है, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इससे हमें कोई मतलब होगा, या हमें ये इससे मतलब होना चाहिए कि पार्टनर ने कितने पैसे लगाए, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, किस पार्टनर को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हमें मॉनेटरी वैल्यू से मतलब होना चाहिए या इन चीजों से मतलब होना चाहिए, मॉनेटरी, क्योंकि हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू से मतलब होता है। पार्टनरशिप तो 50 पेजों की होगी, एग्रीमेंट कितने पेजों का भी हो सकता है, 50। हमें उन 50 पेजों से कोई मतलब नहीं, पार्टनर कैसे रिटायर होगा, कैसे एडमिशन होगा, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम पढ़ लेंगे। तो हमें जब भी एग्रीमेंट गिवन होगा, बिजनेस का नेम क्या है, ठीक है, बिजनेस का नेम एड्रेस क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू ढूंढनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जहां से हम ये फाइंड कर सकें कि हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, हमें किससे मतलब होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मॉनेटरी वैल्यू होगी, ठीक है, नंबर्स होगा। हमें किससे मतलब होना चाहिए, ड्राइंग से। हमें किससे मतलब होना चाहिए, हमें किससे मतलब होना चाहिए, किससे मतलब होना चाहिए, सैलरी, ठीक है, गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ दी फर्म। तो जब भी पार्टनरशिप डीड दी होगी उसमें तो बहुत सारी चीजें मेंशन होंगी, हम उसमें से सिर्फ अपने मतलब की चीजें उठाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने मतलब की चीजें उठाएंगे कि पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, पार्टनर के साथ किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, क्या कुछ ड्राइंग हुई है। तो हम वो सारी चीजों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो ही सारी चीजों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल 12 पॉइंट हैं, लेकिन हमें 12 पॉइंट नोट नहीं करने, हमें बस 2 3 4 पॉइंट नोट करने, जो मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ वही वही नोट कीजिएगा। आप डालिएगा पार्टनरशिप डीड हेडिंग कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, अपने जितनी बातें मैं आपको नोट कराऊंगा आप सिर्फ उतनी ही कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमें कौन किससे मतलब होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्लास 11th में भी मैंने कैपिटल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, क्या होता है, जब कोई पर्सन बिजनेस को क्या करता है, अपने स्टार्ट करता है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ मनी को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट। तो मनी इन्वेस्ट कर रहा है जो भी बिजनेस का ओनर है, तो उसको हम किस नाम से जानते थे, कैपिटल। बस अभी एक पर्सन नहीं कर रहे होंगे, एक से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ए और बी। अब बी ने कुछ भी कैपिटल इन्वेस्ट किए, मैं बस ऐसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, कितने रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में,
1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसके बदले वो क्या ले सकता है बिजनेस से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा उसने लगाया है उसके बदले वो क्या ले सकता है बिजनेस से? इंटरेस्ट ले सकता है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल मैं आपसे पूछूंगा अकाउंटिंग बताओ, याद करो, अगर याद है तो किसके अकॉर्डिंग होती है, ओनर के या बिजनेस के? बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, समझ में आया? जो ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उसके बदले वो क्या ले लेते हैं? इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो उसे क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? दूसरा क्या है? ड्राइंग्स। आप सबको पता होगा ड्राइंग्स क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए जब भी हम कोई गुड्स और मनी को क्या कर लेते हैं? विड्रॉ, निकाल लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग। उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। अब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ड्राइंग हम विड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग मतलब क्या होता है? विड्रॉ कर रहे हैं। मैं अभी सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ। हमने कितने रुपए विड्रॉ करे? लेट सपोज 5 लाख। कितने रुपए विड्रॉ करें? 5 लाख। 5 लाख। तो ये अगर पार्टनर विड्रॉ करेंगे ना, इसके बदले इनने फर्म को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बात को समझना, लॉजिक समझना। ड्राइंग मतलब विड्रॉ करना, आप पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है? आप एटीएम जाते हैं, आप बोलते हैं ना एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जा रहे हैं। विड्रॉ मतलब निकालने। जब भी पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज विड्रॉ करेगा उसे ड्राइंग बोला जाता है। तो उसके बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म को। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मेरा ही बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो मुझे ही क्यों इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? आ रही ना बात? तो ये पार्टनर ना पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं, वरना ये क्या होगा ना, जब मन करेगा तब क्या निकाल लेंगे? पैसे। तो अपने आप को डिमोटिवेट करने के लिए, डिमोलाइज करने के लिए ये एक कंडीशन रख देते हैं कि यार हम जब भी पैसे निकालेंगे ना तो उसमें 10% इंटरेस्ट देंगे। तो ये बार बार पैसे निकालने से क्या होंगे? थोड़ा डरेंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा यार जितनी बार पैसे निकालेंगे मुझे फर्म को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। सिर्फ इस पर्पज से कि वो ज्यादा पैसे विड्रॉ ना करे। क्लियर हो गई बात? तो ड्राइंग भी समझ में आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब पूरा बिजनेस का प्रोसेस हुआ तो मुझे पता चला साल के एंड में मुझे कितने लाख का प्रॉफिट हो गया है? 10 लाख का। अब वो 10 लाख का प्रॉफिट किन दोनों में शेयर होगा? ए और बी। किस रेशियो में होगा? क्वेश्चन आएगा तो वो कहाँ पे लिखा होगा? एग्रीमेंट। वो चाहे इक्वल हो, 1:1 हो, 2:1 हो, जो भी रेशियो हो, वो आपको उस एग्रीमेंट में से ढूंढना है और उसी रेशियो में ए और बी में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट क्या है? सैलरी। नेक्स्ट क्या है? सैलरी। अब वो एग्रीमेंट में लिखा है कि ए को 50,000 सैलरी दो और बी को कितनी सैलरी दो? 60,000। तो जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा उस तरीके से आप और हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितनी जितनी सैलरी देने को कहेगा उतनी उतनी सैलरी हम उनको क्या करेंगे? दे देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। इट मींस यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये कौन से टाइप का एग्रीमेंट है? ओरल। ये कौन से एग्रीमेंट है? ओरल एग्रीमेंट है। हमने ये तो समझ लिया कि रिटन एग्रीमेंट में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है? रिटन एग्रीमेंट में हमें क्या क्या करना पड़ता है। अब समझते हैं कि ओरल एग्रीमेंट के सिचुएशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो है रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। In the absence of partnership deed or verbal agreement, or if the partnership deed is silent on a certain point, the following provision of Partnership Act 1932 will be applicable. तो ये सारी चीजें अप्लीकेबल होगी जब ओरल एग्रीमेंट होगा, या क्वेश्चन साइलेंट होगा, या वर्बल एग्रीमेंट होगा। क्या क्या चीजें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ओरल एग्रीमेंट के केस में जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी उस केस में जो भी प्रॉफिट और लॉस हैं वो कैसे शेयर किए जाएंगे? इक्वली। बात को ध्यान से समझना, प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर किए जाएंगे? इक्वली।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड पॉइंट किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। ओरल एग्रीमेंट के केस में हम पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, इट विल अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। कह रहा है पहले तो बात को क्लियर रखना, ओरल एग्रीमेंट के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसके बाद भी कह रहा है कोई प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो वो तभी देंगे जब हमें क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, उसी केस में हम देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी टू ए पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। ना ही कोई सैलरी देंगे, ना ही कोई कमीशन देंगे। तो इन 4 पॉइंट में हमें क्या याद रखना है? प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज होगी, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। क्लियर है? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर फिर भी क्लॉज डला है तो तभी देंगे जब प्रॉफिट हो रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, interest at the rate 6% per annum is to be allowed on partners loan to the firm. Such interest shall be paid if there are losses to the firm. कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% देंगे, जो हमने अभी लास्ट में समझा भी था। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, उस केस में हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। थोड़ा सा बात को समझिएगा। एक ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 2 पार्टनर हैं। ठीक है, इसमें कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। अगर इस पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है? लोन दे रखा है, तो ओरल एग्रीमेंट के केस में भी कह रहा है कि वो उसके पास ये राइट है कि वो उसके बदले क्या ले सकता है? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट कितने परसेंट लेगा? 6%। यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट के केस में डायरेक्ट 6 लेगा। रिटर्न एग्रीमेंट के केस में क्या था? जो रेट एग्रीड होगा तो उसमें नहीं तो 6। लेकिन ओरल एग्रीमेंट के केस में क्या होता है? डायरेक्टली उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। ये जो 6% इंटरेस्ट है, इस फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तब भी दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तब भी वो इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। और अगर कभी किसी ईयर लॉस हो गया, पार्टनर्स को क्या हो गया? लॉस हो गया, तब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। तब भी क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को। तो वही चीज लिखा है, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू दी फर्म। हमको लॉस भी हो रहा है तो उसके बाद भी हमें क्या देना पड़ेगा? लॉस। ऐसा क्यों सर? अगर मान लीजिए ये पार्टनर लोन नहीं देता, पार्टनर लोन नहीं देता, हम किसी बैंक से लोन लेते, हम किससे लेते? बैंक से लोन लेते। तो आप खुद सोचो, जब हम बैंक से लोन लेते तो क्या बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता? नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, बैंक को उससे क्या मतलब? बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेगा ही। तो सेम क्लॉज पार्टनर के साथ भी फॉलो होता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के बेस पे, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंसेंट के बिना आप किसी भी पार्टनर्स को बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते हो, नए पार्टनर को। सभी पार्टनर अगर एग्री करेंगे तभी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस कर लिया राइट्स। ठीक है, जो इस वाले लेक्चर में हमने एक राइट्स डिस्कस कर लिए, पार्टनरशिप डीड डिस्कस कर ली, एक रिटर्न, ओरल। ओरल के केस में 3 बातों का ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। बाकी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, ना ही सैलरी दी जाएगी। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना परसेंट दिया जाएगा? 6%। चाहे फर्म को लॉस भी हो तब भी। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर कंसेंट नहीं करेंगे। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल से हम अकाउंटिंग में आएंगे कि किस तरीके से जो प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सी यू सून, थैंक यू सो मच।